औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आपका मेज़बान सैयद रिज़वान नकवी आज एक अहम प्रोग्राम लेकर हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि आपको मालूम है कि सनी चैनल पर ये लाइव प्रोग्राम नशर किए जा रहे हैं। ये आज का जो मौजू है वो कोरोना वायरस के सिलसिले से ये प्रोग्राम है। इससे पहले भी 4 प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह पेश किए जा चुके हैं, जिसमें तमाम लोगों ने जो सवालात भेजे थे। आज भी एक प्रोग्राम लेकर हम हाजिर हुए हैं। हर बार की तरह इस बार भी मेरा साथ देने के लिए इस वक्त मौजूद हैं आली जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब, न्यूरोलॉजिस्ट, जो इस वक्त हमारे दरमियान मौजूद हैं। जो तमाम मोमिन ने जो और तमाम व्यूवर्स ने जो हमें सवालात भेजे थे, जो हमारे व्यूवर्स और जो नाजरीन हैं, उन सब के सवालात के जवाबात देने के लिए हमारे साथ एक बार मौजूद हैं। सबसे पहले तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि वो मसरूफियत के बावजूद यहाँ पर तशरीफ़ लाए और एक बेहतरीन प्रोग्राम होने की उम्मीद हम करते हैं। जनाब सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? हाँ खैरियत, आपके मिजाज बखैर? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। सर आइए हम आप मिलकर एक और बेहतर प्रोग्राम की उम्मीद रखते हैं और चाहते हैं कि जो व्यूवर्स, जो नाजरीन आपको इस वक्त सुने, वो काफ़ी उम्मीदों से वाबस्ता हैं आपके लिए। खुसूसी तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह आपको काफ़ी ज़्यादा मकबूलियत हासिल है और हम चाहेंगे कि इस प्रोग्राम में वो सवालात को हम शामिल करें। सर पहला सवाल मेरा आपसे कुछ इस तरह से है कि अब तक दुनिया में कोरोना को लेकर क्या नए डेवलपमेंट हुए हैं, इस हवाले से आप थोड़ा हमारे व्यूअर्स को एक बार फिर से बताएं। हाँ, जो लास्ट हम लोगों ने अपना शो किया था उसके बाद से जो वर्ल्ड ओवर डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं उसमें काफी हद तक जो एपिडेमियोलॉजी ऑफ द डिजीज थी, यानी डिजीज किस किस कंट्रीज में स्प्रेड हुई है, वो ऑलमोस्ट सेम है। कोई नया हॉट स्पॉट या कोई ऐसी कंट्री जिसमें पहले इन्फेक्शन ना रहा हो और अब इन्फेक्शन आया हो, ऐसा कोई नया कंट्री या ऐसा कोई नया मुल्क नहीं है। और अभी भी मैक्सिमम केसेस यूरोप की कुछ कंट्रीज और अमेरिका में है। इंडिया की भी अगर हम लोग बात करें तो लास्ट प्रोग्राम से और अभी के प्रोग्राम तक जो केसेस के डबल होने का, यानी डबलिंग रेट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो रेट भी पिछली बार के कंपैरिजन में कुछ कम होता हुआ दिख रहा है। यानी जितनी तेजी से पहले केस जो थे दुगने हुए थे, अब वो जो डबलिंग रेट है वो थोड़ा सा कम हुआ है। ये तो पॉजिटिव कुछ चीजें हैं। हाँ, कुछ अपने व्यूअर्स को मैं जरूर ये एक तरह से समझाना चाहूंगा कि कुछ नए डेवलपमेंट भी आए हैं जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं आगे के लिए। वो नए डेवलपमेंट ये है कि इंडिया में तो अभी तक ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी वायरोलॉजिकल स्टडीज हुई हैं पेशेंट्स में, वो एक ही स्ट्रेन अब तक डिटेक्ट हुआ है। यानी इस वायरस का कोविड-19 का कोई नया स्ट्रेन इन्फेक्ट करता हुआ नहीं दिख रहा है। अच्छा। कुछ और कंट्रीज से, जैसे यूएस से, स्पेन से और चाइना से कुछ नए ये चैलेंज है कि जेनेटिक्स क्या आता है या जो उसका है, अगर उसको तब्दील कर रहा है इन्फेक्शन को करने का तरीका भी बदल जाता है। तो अभी तक इंडिया में तो वायरल स्ट्रेन चेंज होते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन फॉरेन कंट्री डेवलपमेंट है जो आगे के लिए एक इलाज है। दूसरा, हमारी कंट्री के लिए एक सबसे इलाज चीज ये दिख रही है कि मैक्सिमम जो हमारे यहाँ इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं वो यंग पॉपुलेशन को बिलोंग कर रहे हैं। अच्छा ये है कि यंग पॉपुलेशन में कॉम्प्लिकेशन अभी भी कम है, मगर यंग पेशेंट की ज्यादा है क्योंकि वो लोग बाहर जा रहे हैं ज्यादातर, चाहे जरूरी कामों के लिए या लॉकडाउन को न मिलने की वजह से। तो अगर उनमें ये इन्फेक्शन हो रहा है तो आगे चल के उनमें कॉम्प्लिकेशन इन्फेक्शन से बच सकते हैं और हम आसानी से बाहर निकल सकते हैं। इसको हमें जल्दी से जल्दी इस बात को समझना होगा कि नहीं, हम भी उतने ही रिस्क पे हैं जितना हमारे यहाँ के बुजुर्ग रिस्क पे हैं और हमें भी अपने सारे प्रिकॉशन लेने। तो पिछली बार से और अब तक ट्रीटमेंट की जो बात है, वैक्सीन के भी जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, ह्यूमन ट्रायल्स कई कंट्रीज में स्टार्ट हो गए हैं और हम लोग उम्मीद करते हैं कि बाय द एंड ऑफ सितंबर शायद उसके लिए वायरस के लिए वैक्सीन आ जाएगी। मेडिसिन में भी नई नई दवाएं ट्राई की जा रही हैं जिनके जो ट्रायल्स फेज होता है उसके रिजल्ट्स आने शुरू हो गए। तो वी आर होपफुल कि कुछ डेफिनेटिव ट्रीटमेंट दवा के तौर पर या प्रिवेंटिव ट्रीटमेंट वैक्सीन के तौर पर या प्लाज्मा थेरेपी इंडिया में अभी तक 1 या 2 पेशेंट में दिल्ली में ट्राई की गई है विद वेरी गुड इफेक्ट, जिसमें जो इन्फेक्टेड पेशेंट है उनके प्लाज्मा को एक कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट में जिसमें एंटीबॉडी ऑलरेडी बनी हुई थी जो पिछले पेशेंट में, उस प्लाज्मा को यूज किया गया और वेंटिलेटर पे जो पेशेंट उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखा गया। तो दिल्ली हॉस्पिटल में इस रिजल्ट से
बहुत प्रॉमिसिंग एक चीज दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में शायद प्लाज्मा थेरेपी जो इस बीमारी के कॉम्प्लिकेटेड केस हैं उनके लिए बहुत इफेक्टिव साबित हो सकती है। तो सर, ये जैसे कि आपने प्लाज्मा थेरेपी की बात की, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे, हमारे जो व्यूवर्स हैं उनके लिए भी खास करके आप बताइए कि क्या चीज होती है, क्या है ये, कैसे इसको यूज किया जाता है। देखिए, ये एक अगर हम लोग इसको बिल्कुल लेमैन और एकदम नॉर्मल आदमी को समझाने के लिए कहें, जब भी कोई वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है या कोई भी इंफेक्शन, तो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज बन जाती हैं जो उससे फाइट करती हैं। तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स हैं, जो पहले इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ फिर वो ठीक हो गए, जिनके प्लाज्मा में ऑलरेडी एंटीबॉडी मौजूद है जो इस इंफेक्शन से लड़ सकती हैं, वो अगर अपना प्लाज्मा डोनेट करते हैं, ये बड़ी मतलब, और काफी लोगों ने ऑफर किया है इन्फेक्टेड पेशेंट में। मैं यहाँ पे ये भी बताऊं इसका एक सोशल एस्पेक्ट कि जो एक पर्टिकुलर जमात के ऊपर ये था कि इन्फेक्शन फैल रहा है, उस वजह से उन्होंने भी अपने प्लाज्मा को ऑफर किया है इस रिसर्च के लिए कि अगर ये प्लाज्मा उन पेशेंट्स को दिया जाए जिनमें कॉम्प्लिकेशन हो चुके हैं इस बीमारी की वजह से, वो वेंटिलेटरी सपोर्ट की जरूरत पड़ रही है, तो ये प्लाज्मा अगर उनको चढ़ाया जाता है तो इसमें चूंकि ऑलरेडी एंटीबॉडीज मौजूद हैं, तो उनमें से अभी तक एक पेशेंट का रिजल्ट तो बहुत प्रॉमिसिंग आया है, जिसको 2 दिन के अंदर ही वेंटिलेटर से ऑफ किया जा सका और पेशेंट बेटर हो सका प्लाज्मा थेरेपी से। तो ये सबसे एक प्रॉमिसिंग चीज रही है। बेहतर है सर, अगले सवाल को और हम शामिल करना चाहेंगे। ये प्रदीप अलीगंज से हैं और आपने हमें ये देखने में आया है कि कुछ केसेस में एक्टिवेशन ऑफ कोरोना अटैक 20 या 25 दिन बाद भी सामने आ रहे हैं। तो इस हवाले से इनका सवाल है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि ये ज्यादा लोगों में भी हो रहा है, एक मतलब जो एज फैक्ट की बात करें, या फिर हम ये कहें कि 20 डेज या 25 डेज, इसका कोई अभी सीमित नहीं हो पा रहा है कि एक टाइम पर्टिकुलर हमें पता चले। देखिए, नया इन्फेक्शन है, इंक्यूबेशन पीरियड तो माना जाता था, यानी एक बार शरीर में वायरस के प्रवेश और उसके लक्षण आने में 14 दिन का समय माना जाता, और वही इन्फेक्टिव स्टेट समझी जाती थी कि इस बीच में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को इन्फेक्ट कर सकता है। बट अब इधर ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं जो 1 महीने तक भी अगर किसी को कॉन्टेक्ट है तो उसमें इस इन्फेक्शन के लक्षण सामने आ रहे हैं। तो इसीलिए मे बी इन फ्यूचर जिस चीज पे बात चल रही है कि जो क्वारंटीन पीरियड है, आइसोलेशन पीरियड है, इसको भी 3 वीक्स या 4 वीक्स तक एक्सटेंड करना पड़ सकता है, क्योंकि जहां पे हैवी वायरल लोड है, पेशेंट में बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन है, वो पेशेंट 1 महीने तक भी इन्फेक्टिव बना रहता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है इनकी। अब रिसर्च में यही चीजें हैं कि अब ये एक्सटेंड करना पड़ सकता है 14 दिन से 21 दिन या मैक्सिमम 1 मंथ 28 डेज के लिए। जी, बेहतर है। सर, ये अगले सवाल को हम पास अली कॉलोनी से, और आपने मुझे सवाल भेजा है कि कुछ मामलों में क्या ऐसा भी हो रहा है जिसमें घर के पालतू जानवरों से भी वायरस लोगों में फैलता है। रेफरेंस यूके न्यूज रिपोर्ट में इन्होंने बताया, ये रूस के लिए खबर छापी गई है। इस हवाले से इनका ये सवाल है। नहीं, देखिए, ये जो जी कि अमेरिका में भी एक जू में एक टाइगर में केस डिटेक्ट हुआ है, कोविड पॉजिटिव आया है। इसी तरह से रशिया से केस रिपोर्ट है और कुछ कंट्रीज से आ रही है जिसमें जब एनिमल्स में टेस्ट किया गया है तो कोविड-19 पॉजिटिव में हो सकता है कि अगर कोई आदमी इन्फेक्टेड है कोविड-19 से और उसका कोई पेट या कोई जानवर है तो उसमें ट्रांसफर हो सकता है, जैसे ह्यूमन को दूसरे ह्यूमन को कांटेक्ट करने से फैलता है। उस जानवर से वापस इंसान को इन्फेक्ट कर सकता है या नहीं कर सकता है, यह बात अभी तक साबित नहीं है, अभी तक कंफर्म नहीं है। तो इंसान से और इसमें एनिमल में ट्रांसमिशन की कोई केस रिपोर्ट्स मौजूद है, लेकिन वापस एनिमल से एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में ट्रांसमिशन की अभी पुष्टि पूरी इसको कंफर्मेशन के साथ नहीं कहा, यानी कि पूरी कंफर्मेशन अभी नहीं है और नहीं कहा जा सकता कि क्या है, आगे पता चलेगा। जी, बेहतर है। अगले सवाल को सर और हम शामिल करेंगे। ये तुषार हजरतगंज से हैं और आपने हमें सवाल भेजा है कि देखा गया है कि अभी हाल ही में जो सब्जी बेचने वाले आते हैं उनमें से कुछ लोगों को कोरोना है, तो इस हवाले से क्या उन सब्जी लेने वालों से बचा जाए या फिर वो सब्जियां उनमें भी हो सकता है, कुछ इस तरह का इनका सवाल है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ये सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है? प्रॉब्लम ये है, हो सकता है जो एक सब्जी बेच रहा है वो सब्जी बेचने के लिए आपके पास आ रहा है या आप सब्जी लेने के लिए उसके पास जा रहे हैं, लेकिन उसकी और जो एक्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ऐसा नहीं है कि वो सब्जी से इन्फेक्ट हुआ है, कहीं एक इन्फेक्शन आया जो इन्फेक्शन डिटेक्ट हुआ, तो अगर हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं, जिसको हम लोग बार बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो फिर ऐसा नहीं है कि सब्जी लेना कर दें या सब्जी को इन्फेक्शन फैलने का चांस
हाँ, अगर इंफेक्टेड आदमी होगा और वो कफ या स्नीज करेगा और उसकी जो ड्रॉपलेट्स हैं वो सब्जी पड़ेंगी, उस सब्जी को अगर आप अपने हैंड टच कर रहे हैं और हैंड सैनिटाइजेशन नहीं कर रहे हैं, हैंड वॉश नहीं कर रहे हैं, प्रिकॉशन नहीं ले रहे हैं, मास्क हमने नहीं लगा रखा है, तो ट्रांसमिशन का चांस है। अगर हमने प्रिकॉशन रखे हैं तो इस चीज के ट्रांसमिशन के चांसेस लगभग ना के बराबर। बेहतर है कोशिश, जैसे कि हमने अभी बात की डॉक्टर साहब, तो बेहतर यही तरीका है कि खुद अगर हम बचते हैं तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात होगी, यही बेहतर है। अगले सवाल को सर और हम शामिल करेंगे, ये वसीम अलीगंज से हैं और आपने हमें सवाल भेजा है कि 60 प्लस लोगों को अगर बुखार हो तो क्या उनको कोविड का टेस्ट कराना चाहिए, और खास करके रमजान में? इस हवाले से इनका सवाल है। देखिए, रमजान दो, शायद इस क्वेश्चन के दो पार्ट दिखाई दे रहे हैं जो ये पूछना चाह रहे हैं। एक तो अगर 60 प्लस का कोई आदमी है, यानी एल्डरली जिसकी बात हम लोग बार बार कर रहे हैं, उसको फीवर आ रहा है, तो क्या उसका कोरोना का टेस्ट कराया जाए? देखिए, फीवर जब भी आएगा इस फेज में, अगर कहीं से भी उस इंसान के बाहर निकलने की हिस्ट्री है या लोग उसके घर में बाहर जा रहे हैं अपने जरूरी कामों से और फिर उससे कांटेक्ट में है, फीवर के साथ अगर ड्राई कफ हो रहा है या स्नीजिंग हो रही है और थोड़ा सा भी डाउट है, तो 100% आपको हेल्थ अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करना चाहिए और अपना उनके साथ फुल कोऑपरेशन से कोरोना का टेस्ट करा लेना चाहिए। रमजान में कोरोना का टेस्ट कराया जा सकता है कि नहीं कराया जा सकता है? जो अभी तक कोरोना के टेस्ट हैं वो या तो नाक से एक स्वैब लिया आता है, नेजल स्वैब बोलते हैं, या गले से थोड़ा सा स्वैब लिया आता है, ओरल स्वैब बोलते हैं। ये दोनों एक्सटर्नल मेथड हैं और अगर आपने रोजा रखा है तो शायद इसको निकलवाने में अगर कोई शर्म वजह नहीं है तो मुझे लगता है ये टेस्ट कोरोना का रमजान में रोजा रख के कराने में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। लेकिन अगर 60 प्लस है, टेम्परेचर है और 2-3 दिन में टेम्परेचर नहीं जा रहा है, आप इमीडिएटली को इन्फॉर्म करिए और आपको टेस्ट के लिए। बेहतर है सर। अगले सवाल को और हम शामिल करेंगे, ये रिजवी फैजाबाद से और आपने हमें सवाल भेजा है कि इस वक्त इम्यूनिटी सिस्टम की अगर हम बात करें तो काफी ज्यादा इस पर बात हो रही है, चर्चा हो रही है और इस विषय को काफी जो है लोग बता भी रहे हैं। तो अगर हम इसके बारे में बात करें आपसे और कि हमें कैसी डाइट लेना चाहिए जो वायरस है ये लड़ सके हमारी बॉडी से, उसमें जो भी ये कोरोना का वायरस है ये इसको कैसे हम टक्कर दे सकते हैं, लिया जाए इस इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए, अच्छी डाइट के जरिए? बिल्कुल सही चीज है, क्योंकि देखिए ऐसे भी इस वायरस में या जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी कमजोर है उसी को कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उसमें एक तो सबसे पहले अपनी बॉडी को मैक्सिमम आराम देना चाहिए, यानी 7 से 8 घंटे की रिलैक्स्ड स्लीप है, ये इन इंफेक्शन से लड़ने में बहुत हेल्प करती है। दूसरा, ओवर हाइड्रेट रखना चाहिए, यानी जितना भी हम लिक्विड डाइट ले सकते हैं, जितना हम दिन भर में पानी पी सकते हैं, जितना अपने को हाइड्रेटेड रख सकें, वो इस इंफेक्शन से लड़ने में हमारी हेल्प करता है। तीसरी चीज, डाइट में जितनी हाई प्रोटीन डाइट है, हाई प्रोटीन डाइट हर इंफेक्शन में, हर वायरल इंफेक्शन में इफेक्टिव है, चाहे वो नॉनवेज की शक्ल में हो, चाहे वो एग्स की शक्ल में हो, चाहे वो पनीर, दूध और दाल, सोयाबीन, छेना, इन सब चीजों की शक्ल में हो। जो चीजें अवेलेबल हैं हाई प्रोटीन डाइट, ये हमारी इम्यूनिटी को बूस्टअप करती हैं। जो फ्रूट्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, खास करके संतरा, मौसम्बी, नींबू, यानी जिनको हम सिट्रस फ्रूट बोलते हैं, जिनमें विटामिन सी बहुत ज्यादा, अगर आपकी डाइट में मैक्सिमम ले रहे हैं, में बहुत ज्यादा इम्यूनिटी बढ़ाने वाले फैक्टर, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी और हम इस वायरस से ठीक से मुकाबला कर सकते हैं। सर इसी जो अभी आपने यहाँ पर जो हम लोग का डिस्कशन चल रहा है, इसमें एक बात और भी निकल के सामने आती है जो हम चाहेंगे कि वो भी आपसे हम जरा सा पूछ लें कि ये जो कुछ यानी कि ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल कहा जाता है कि आजकल ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल ना किए, हालांकि गर्मी है तो आदमी ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, लेकिन ये कहा जाता है कि जितनी गर्म चीज़ें वो गले को आपके अच्छा रखेंगी और ठंडी चीज़ें जो उससे परहेज की। इस हवाले से, क्योंकि आप डॉक्टर साहब हैं तो आप जरूर बताएं बात को। नहीं, देखिए बहुत साइंटिफिक चीज नहीं है। एक जो इसके पीछे एक फैक्ट है वो यही है कि जब भी कोई ऐसे भी हम ठंडी चीज लेते हैं तो जो लोग सेंसिटिव होते हैं, जिनको पहले से एलर्जी की शिकायत होती है, तो जो उनकी नेजल म्यूकोसा है, यानी जो नाक की लेयर होती है और जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है उसकी लेयर में कभी उनको स्वेलिंग या खराश हो जाती है। खराश जब भी होती है, वहां पे स्वेलिंग है तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है और वायरस के वहां से स्प्रेड होने के चांस होते हैं। ऐसा थ्योरेटिकल है। तो इस थ्योरी के बेस पे ये कहा जाता है कि हमें ठंडी चीजों को अवॉइड करना चाहिए। अदरवाइज ऐसा कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है कि ठंडी चीजों से ये वायरल इंफेक्शन बढ़ता हो और गर्म चीजें लेने से कम होता हो। हाँ, गले को हम रिलैक्स और आराम दे सकते हैं, वहां स्वेलिंग को कम कर सकते हैं, इसलिए इस बात को इंकरेज किया जाता है कि आप फ्रीक्वेंट हॉट अगर कुछ ना कुछ बिवरेजेस या कुछ लिक्विड्स लेते रहे तो वो हेल्पफुल होती है।
एक और सवाल को सर हम शामिल करना चाहेंगे कि अगर गलती से भी कोरोना का जो मरीज है वो टच हो जाता है और खास करके माह रमजान में, तो क्या हमें टेस्ट कराना होगा? इस हवाले से ये सवाल है। भी जैसा बार बार कहा जा रहा है, आप रमजान में रोजे अपने घर में रह कर रखें, जो भी इबादतें करनी है अपने घर में रहें, किसी पब्लिक प्लेस पे या मस्जिद में ना जाएं, लोगों को अपने घर ना बुलाएं, न के घर जाएं, जब बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। इन सब एहतियात के बावजूद अगर ऐसा कोई कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री आपको लगती है और साथ में आए लक्षण, जो मैंने पहले कहा कि कोरोना का टेस्ट एक्सटर्नल तरीके से, इसलिए मुझे नहीं लगता कि रमजान में कोरोना का टेस्ट कराने में रोजा रख के किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है। सर, जैसा कि ये देखा गया है कि WHO की जो गाइडलाइन हमें मिलती है, ये हम तक आती है या हम उसे देखते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आते हैं, कहीं उतार चढ़ाव आता है, कहीं पे वो कुछ बताते हैं, कहीं पे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। तो एक पर्टिकुलर एक एग्जैक्ट चीज नहीं अभी हम लोगों को मिल पा रही है या उसके जिसके जरिए ये बात सही मानी जाए। तो आप इस बारे में थोड़ा सा हमें बताएं कि ये आखिर अपडेट में कुछ चेंजेस क्यों आ रहे हैं? एक वजह तो ये है कि ये साइंटिफिक वजह ये है कि वायरस चूंकि नया है, रोज अपने स्टेज चेंज कर रहा है, इन्फेक्शन के नए नए केसेस सामने आ रहे हैं, तो ये डेटा बदल रहा है और एग्जैक्टली ये कह पाने में बहुत मुश्किल हो रही है। जैसे इंक्यूबेशन पीरियड ही है कि कितने दिन तक हमें आइसोलेट रहना है, कितने दिन तक हमें एहतियात करना है। तो एक तो ये डेटा चेंज हो रहा है जो साइंटिफिक वजह से हो रहा है। दूसरी प्रैक्टिकल वजह क्या है कि जो कंट्रीज हैं उन्होंने अपने डेटा को ठीक से रिलीज नहीं किया है। जैसे चाइना ने जो इनिशियल डेटा था अपना इस वायरस से संबंधित या इस बीमारी से संबंधित, वो WHO ने भी उसको आकर के जनवरी में ये कहा कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ही नहीं है और एयर अलाउ कर दिया। 10 दिन बाद ही जब पूरी दुनिया में इसके केसेस सामने आने लगे तो ये ग्लोबल पैंडेमिक में बदल गया। तो ये एक वजह रही कि WHO ने भी यहां पर ये समझना बहुत मुश्किल है कि ये कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया या क्या वजह थी। तो डेटा में जो डिस्क्रिपेंसी है उसके दो रीजन है। एक तो साइंटिफिक रीजन है वायरस के नए स्ट्रेन होने की वजह से, और शायद कुछ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रीजन हैं क्योंकि हर कंट्री अपना डेटा सही तरीके से रिलीज नहीं कर रही है। तो इसलिए WHO का वर्जन, हमारी इंडिया अथॉरिटीज का वर्जन चेंज हो रहा है। ये ऐसे में हमें कोई भी न्यूज अपनी अथॉरिटीज, अपने गवर्नमेंट अथॉरिटीज, गवर्नमेंट एजेंसीज की जो न्यूज है उस पर ही यकीन करना चाहिए और उसी डेटा को सही मान के हमें आगे के लिए सोचना चाहिए। सर, ये सेल्फ आइसोलेशन क्या है और क्या इसमें जो इसकी एक्टिविटीज हैं वो क्या हैं, इस हवाले से आप जरूर बताइए हमारे व्यूअर्स को। देखिए, सेल्फ आइसोलेशन मतलब अपने आप को खुद से और लोगों से दूर रखना। ये उन लोगों के लिए जरूरी है सेल्फ आइसोलेशन जिनको किसी तरह का रिस्क दिखाई दे रहा है कि उनमें कोरोना का इंफेक्शन हो सकता है, जैसे अगर उनका कांटेक्ट किसी कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति से रहा है, या वो लोग जो घर में हैं 60 साल से ऊपर के हैं, जिनको डायबिटीज है, जिनको ब्लड प्रेशर है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको लिवर की बीमारी है, जिनको किडनी की डिजीज है, जो इम्यूनोसप्रेसिव दवाएं ले रहे हैं, तो इनको सेल्फ आइसोलेशन में रहना चाहिए, मतलब अपने को दूसरों से अलग रखना चाहिए। सेल्फ आइसोलेशन में क्या क्या करना है? अगर मुमकिन है तो आप अपने कमरे में किसी और को एंट्री ना होने दें जहां तक मुमकिन है। अगर घर में कई वॉशरूम है तो जो वॉशरूम आप यूज कर रहे हैं वॉशरूम कोई और ना यूज करे। जो भी घर के अंदर भी आप मास्क लगा के रहें, घर वालों से भी जब बात करें तो वो लोग भी मास्क लगाए हों, आप भी मास्क लगाए हों। उसके अलावा आपके जो कपड़े हैं जब आप चेंज कर रहे हैं, जब आप नहा रहे हैं, उसके बाद उन कपड़ों को बाकी घर वालों के कपड़ों से अलग रखा जाए और कोशिश की जाए उनको गर्म पानी से धोया जाए, या खुद अगर आप धो सकते हैं तो गर्म पानी से धोएं और धूप में ही उनको सुखाएं, यानी उन कपड़ों को अलग रखें। अगर मुमकिन है तो आप ग्लव्स भी अगर पहने रहें अपने बर्तन लेते हुए या खाना लेते हुए घर वालों से, तो इस चीज को यानी अपने आप को खुद ब खुद लोगों से अपने घर में दूर रखना, यह सेल्फ आइसोलेशन कहलाता है। और सेल्फ आइसोलेशन दो पॉपुलेशन के लिए जरूरी है, अगर आप में किसी तरह की कॉन्टैक्ट की हिस्ट्री है या आप एट रिस्क पॉपुलेशन से आते हैं। बेहतर है सर, ये आखिरी सवाल है मेरे पास कि लोग ये जानना भी चाह रहे हैं और दुआ भी कर रहे हैं कि आखिर ये कोरोना वायरस जो है, जो ये मर्ज है, ये कब खत्म होगा और कब लोग आज़ादी के साथ घूमेंगे, इस हवाले से सवाल है। हाँ, नहीं देखिए, इस चीज की तो हम सब लोग दुआ कर रहे हैं, उम्मीद भी कर रहे हैं, साइंटिफिक रिसर्च भी इसमें बहुत आगे है। लेकिन जैसा आप पहले कह रहे थे कि WHO का डेटा रोज चेंज हो रहा है, हेल्थ अथॉरिटीज का डेटा रोज चेंज हो रहा है, उसकी वजह यही है कि अभी किसी भी फोरम पे हम लोग डेफिनेटिवली ये कहने के लिए कैपेबल नहीं है कि हम ये कह सकें कि इस समय में ये इन्फेक्शन चला जाएगा, फिर भी अंदाजे के क्योंकि अभी तक
हाँ, ना अभी तक कोई वैक्सीन है, ना अभी तक कोई डेफिनेटिव दवा है। दूसरा, वायरल स्ट्रेन के भी केसेस सामने आ रहे हैं, री इन्फेक्शन के केस सामने आ रहे हैं। अच्छा। तो ये सारी डराने वाली चीजें हैं, जिसकी वजह से अभी बहुत पक्का हम ये कह सकते हैं कि कितने महीने तक हम लोगों को अभी आजादी की सांस लेने में लग जाएंगे। एक बात जरूर मैं कहूंगा अपने व्यूअर से कि उनको चीयर अप करने के लिए या उनको खुश करने के लिए जो कि इस तरह की जो भी मुसीबतें होती हैं तो हमें हिस्ट्री से सबक लेना चाहिए। हाँ। 1918 में जो इस बड़ी पैंडेमिक आई थी, जो लास्ट पैंडेमिक आई थी, हाँ। उसका ड्यूरेशन भी 7 से 1.5 साल तक रहा था। अच्छा। तो लोग परेशान जरूर रहे 1 साल से 1.5 साल, लेकिन उसके बाद पूरी दुनिया ने कितनी तरक्की की वो आप सबके हमारे सामने है। तो इस तरह की मुसीबतें जब आती हैं तो हमें स्ट्रांगली उससे लड़ना चाहिए, हेल्थ अथॉरिटीज की बताई बातों को मानना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बातों को मानना चाहिए और इस बात की उम्मीद और दुआ करनी चाहिए कि जल्दी से जल्दी इस बीमारी की कोई कारगर वैक्सीन या दवा आ जाए। जब इसकी वैक्सीन या दवा आ जाएगी तो हम आसानी से अपने घरों से बाहर पहले की तरह से सारी एक्टिविटीज कर पाएंगे। बेहतर है डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये तो थे आली जनाब डॉक्टर असद अब्बास साहब, न्यूरोलॉजिस्ट, जो यहाँ पर प्रोग्राम कोरोना वायरस के हवाले से गुफ्तगू फरमा रहे थे। अब अपने मेज़बान सैयद रिजवान नकवी और हमारी हुसैनी चैनल की पूरी टीम को दी इजाज़त, इस उम्मीद के साथ कि आपसे हमारी मुलाकात एक नए प्रोग्राम के साथ होगी। आप देखते रहिए हुसैनी चैनल। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, फ़ी अमानिल्लाह।